चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हो गए थे? 33 हो गए थे। ठीक है, ये वाला हो गया था। आप लोग भी करना स्टार्ट कर दो। देखिए सवाल है क्वेश्चन नंबर 34। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोला जा रहा है? एक नियत दाब पर जो जो कहा जाए वो लिखते जाओ। नियत दाब, दाब नियत है, अच्छी बात है। आदर्श गैस के 2 मोल, म्यू बराबर 2 मोल का ताप 30 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में 70 यानी DQ और किस पर, ये कांस्टेंट प्रेशर पर 70 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसी गैस का ताप, गैस नहीं बदली है, उसी परास में यानी तापांतर भी समान है। लेकिन अब सेकंड केस में, ये पहला केस हो गया, सेकंड केस में वो कहता है, सेकंड केस में आयतन नियत है लेकिन गैस वही है, तापांतर नियत है। जो तापांतर पहले था 30 से 35, अभी भी वही है 30 से 35। तो अब कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पर कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ये प्रश्न है। चलिए मैंने इस सवाल को आपके लिए ऐसा लिख दिया है, विजुअलाइज कर दिया है। अब आप सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आएगा, फिर मैं बताता हूं आपको। 30 कैलोरी, 50 कैलोरी, 70 कैलोरी, 90 कैलोरी आंसर दिए हैं। बताइए जो लोग आ गए हैं ऑनलाइन, शालिनी, प्रभाकर, देवकी, पूजा पाल, बताओ आंसर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। 50 कैलोरी, नहीं दिया तो मोनोएटॉमिक मान लो। 42 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। पचास कैलोरी आंसर है इसका। आदर्श गैस दिया ना, ये आइडियल गैस है। चलिए करते हैं इसको। सबसे पहले नियत दाब पर DQP होता क्या है? म्यू CP डेल्टा T, यही अपने को पता है। ठीक है, DQ 70 है, म्यू कितने मोल हैं? 2 मोल हैं। CP क्या है, निकाल लो यहां से। डेल्टा T 35 में 30 गए 5, तो अपने पास CP बराबर आ गया 7 कैलोरी। ठीक है, इधर से CV आ जाएगा, ये सब कैलोरी में थे। तो आपको मालूम है CP माइनस CV बराबर R होता है।
और RYJ करेंगे अगर ये सब कैलोरी में दिया है तो। CP 7 है, CV निकाल लेते हैं। R कितना था 8.3 और ये 4.2 या 4.18, ठीक है। तो ये लगभग 2 के आसपास आ जाएगा, तो ये आ गया लगभग 2। अच्छा, CV बराबर आ गया आपके पास 5 कैलोरी, ठीक है। अब CV आ गया, अब आपको निकालना है DQV। वो क्या होता है म्यू CV डेल्टा टी। तो म्यू CV डेल्टा टी, म्यू कितना है, म्यू आपके पास वही 2 कैलोरी 2 मोल है और CV 5 आ गया है, डेल्टा टी 5 ही था, ठीक है। तो 50 कैलोरी ये आंसर हो जाएगा। 50 कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। यही आ रहा है सभी का। यस, नेक्स्ट पर आते हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 35। एक गैस मिश्रण में 2 मोल ऑक्सीजन है, 4 मोल ऑर्गन है, तापमान T पर है। कंपन ऊर्जा को नगण्य मानते हुए इस मिश्रण की कुल आंतरिक ऊर्जा क्या होगी। आंतरिक ऊर्जा du बराबर म्यू CV डेल्टा टी होती है। तो जरा करिए, इतनी हिंट मैंने दे दी आपको। ऑक्सीजन और ऑर्गन दोनों की ही आंतरिक ऊर्जा निकाल के जोड़ दो, कुछ नहीं करना। और इतने सवाल करवा दिए, आपको करने की प्रैक्टिस आनी चाहिए। और आरुषि बता रही है इसका आंसर बी हो सकता है। अच्छा, बी तो 34 का बता रही होगी, 35 का क्या है। थर्टी 35 में आप देखिएगा, एक गैस के मिश्रण में 2 मोल ऑक्सीजन है, μ1 बराबर 2 मोल ऑक्सीजन की बात चल रही है, ऑक्सीजन है, और μ2 बराबर 4 मोल ये क्या है, ऑर्गन है। T ताप पर है। मिश्रण की कुल आंतरिक ऊर्जा जो होती है वो ऑक्सीजन की आंतरिक ऊर्जा और ऑर्गन की आंतरिक ऊर्जा के बराबर होती है। अच्छा, ऑर्गन की ऑक्सीजन की क्या होगी, म्यू CV डेल्टा टी, ये पता है अपने को। म्यू CV डेल्टा टी मतलब T है, तापांतर उसने T बोला। म्यू CV क्या होता है, F/2 RT। तो इसको लिख सकते हैं μ1 F1/2 RT। ये हो जाएगा μ2 F2/2 RT। क्लियर। μ1 कितना है, 2 मोल है। F1 ऑक्सीजन है, कितना हो जाएगा, डाइएटोमिक बोलो, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 हो जाएगा। तो ये हो गया 5/2 RT। μ2 कितना है, 4 मोल है। F2 ऑर्गन 3/2 RT। 2 से 2 काट दो, ठीक है। 6R2 5RT 11 RT, यही आंसर है, बिल्कुल सही है, 11 RT। 11 RT आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 करिए।
बिल्कुल इसका आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 36। स्थिर दाब पर, दाब स्थिर है, 1 मोल म्यू बराबर 1 मोल, म्यू1 मान लेते हैं 1 मोल हीलियम है, 1 मोल हीलियम एवं 1 मोल हाइड्रोजन, म्यू2 बराबर 1 मोल, ये हाइड्रोजन है, के मिश्रण का ताप 0 से 100 तक बढ़ाया जाता है। डेल्टा टी 100 है। सेल्सियस और केल्विन में तापांतर समान होता है। प्रदाय की ऊष्मा की मात्रा, ऐसा करने के लिए ऊष्मा की मात्रा कितनी होगी? ठीक है, क्यों पूछा है? नियत दाब पर क्यों पूछा है, बोलो। आपको डीक्यूपी पूछा है, तो डीक्यूपी का फॉर्मूला पहले ही पता है, म्यू सीपी डेल्टा टी। अब पहले तो अपने को ये सीपी निकालना पड़ेगा मिश्रण का, क्योंकि मिश्रण की ऊष्मा पूछी है। तो म्यू1 म्यू2 की हेल्प से सीपी मिश्रण का कितना होगा वो कोशिश करो निकालना, फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब बताइए, इतनी हिंट मैंने आपको दे दिए, क्या आंसर आपका आ रहा है, बताओ। सीपी मिश्रण का निकालें। कैसे निकालते हैं, बोलो। म्यू1 CP1 प्लस म्यू2 CP2 बटे म्यू1 प्लस म्यू2, सिंपल तरीका है। म्यू1 CP1 प्लस म्यू2 CP2 बटे C1 बटे म्यू1 प्लस म्यू2। म्यू1 1 मोल है, CP1 हीलियम की बात चल रही है, तो CP1 क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म में, आप देखो। बताओ फाइनल कितना आया? कितना आ रहा है? 5/2R। चलो चेक कर लेते हैं, 5/2R आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या आएगा? 7/2R। डिवाइड बाय 1 + 1, ठीक है। तो ये आपके पास कितने आ गए? 7 और 5 12, 12R डिवाइड बाय कितना? ये 2 ये है और 2 नीचे भी आएगा, तो 4 हो जाएगा। 3R आ रहा है। मिक्सचर का कितना आ रहा है? 3R। अब सॉल्व कर लो। हम्म, 1800 आ रहा है। चेक कर लेते हैं, आप लोग बताओ क्या आ रहा है, ऑनलाइन वाले बताएं क्या आ रहा है। बारह सौ सही है, 1200 सही है, 1200 बिल्कुल सही है।
रख दें। चलिए सीपी मिक्स, इधर से देखो जरा, अब इकाइयों में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। मुझे आंसर कैलोरी में चाहिए, ध्यान देना, कैलोरी में चाहिए। और CP1 CP2 ये भी अपन कैलोरी में ही ले रहे हैं, मोल ले रहे हैं, तो R की वैल्यू भी अपने को कैलोरी में ही लेनी चाहिए। तो कैलोरी के लिए क्या हो जाता है वो R/J, तो 2 आ जाएगा लगभग, तो 2 3 जा 6, तो CP मिक्स आएगा 6। ये क्लियर हो गया। जब सब कुछ कैलोरी में हो तो R की वैल्यू 2 लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब आ जाओ म्यू। म्यू मतलब मिक्सचर का मोल। एक एक मोल की 2 गैस भरी हैं, तो 2 मोल हो गए टोटल। CP मिक्स हो गया 6, डेल्टा T तापांतर कितना है 100, तो ये आपके पास 1200 कैलोरी में आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे, क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट है 37। मिटा दूं उसको। निश्चित दाब पर P बराबर नियत है, निश्चित दाब की बात कर रहा है। एक आदर्श गैस के 1 मोल का ताप डेल्टा T 10 केल्विन बढ़ाने हेतु 207, ये देख लेते हैं 207 ही है कि नहीं है, 207 ही है। डेल्टा QP 207 जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है इसी गैस का निश्चित आयतन पर। अब सेकंड केस दिया है, सेकंड केस, ये फर्स्ट केस है। ऐसा सवाल वैसे हो चुका है। निश्चित आयतन पर V बराबर, चलिए फिर आप कर दीजिए, निश्चित आयतन पर इतने ही ताप के लिए, 10 केल्विन ताप के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। कर चुके हैं ऐसा। आप इसकी हेल्प से पहले क्या निकाल लेंगे, CP से CV निकाल लेंगे, ठीक है। और CV जब आ जाए तो इससे म्यू CV डेल्टा T लगा देंगे। करो। यस 123.9, इसका मतलब 124, ये आंसर हो जाएगा। आ गया सभी का, इसको करने की जरूरत नहीं है मुझे, कर लोगे ना। हिंट दे रहा हूं, इधर से CP निकालो, इधर से CP की वैल्यू निकालो, और CP की हेल्प से फिर CV निकालो, और इसके लिए डेल्टा QV बराबर म्यू
CV डेल्टा टी अप्लाई करिए, 124 जूल आंसर आएगा, राइट। एक सवाल कर चुके हैं बिल्कुल ऐसा, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा हमारा है। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 में ये बोला गया दो दृढ़ बक्सों में आदर्श गैस भरी हुई है। दो बक्से हैं ये, आदर्श गैस भरी हुई हैं, इसे एक टेबल पर रखा गया है, ठीक है। ये बक्सा ए है, ये बक्सा बी है। बक्सा ए में T0 ताप पर 1 मोल नाइट्रोजन भरी है, नाइट्रोजन भरी है। बक्सा बी में 7/3 T0 ताप पर 1 मोल हीलियम भरी है, 1 मोल हीलियम भरी है। यह कहानी है। इन बक्सों को आपस में जोड़ दिया जाए, जोड़ देते हैं, ऐसे जोड़ दिया, इन बक्सों को आपस में जोड़ दिया जाए, तापीय संपर्क में रख दिया जाए। तापीय संपर्क का मतलब एक दूसरे से चिपका दिया जाए, या एक चालक रॉड लगा दी, पूर्णतः चालक हो, जिससे कि एक की ऊष्मा दूसरे बॉक्स में जा सके, आ जा सके, जिससे कि ऊष्मा का प्रवाह एक से होकर दूसरे में जा सके। तो कब तक ऊष्मा एक से दूसरे बॉक्स में जाती रहेगी? जब तक कि दोनों का ताप समान नहीं हो जाता, और जैसे ही ताप समान हो जाएगा तो ये ऊष्मा बहना बंद हो जाएगी। उस समय इनका जो कॉमन ताप है, उभयनिष्ठ ताप है TF, वो कितना है, वो प्रश्न में पूछा गया है। और बक्से की जो ऊष्मीय क्षमताएं हैं वो नगण्य है, मतलब ये जो बक्सा है ये खुद ऊष्मा को ग्रहण नहीं कर रहा, इधर इसमें जो गैस वैस भरी है वही केवल ऊष्मा का आदान प्रदान कर रही है। चलिए, इतनी हिंट मैंने आपको दे दी, पूरा जो क्वेश्चन है उसका चित्र बना दिया है। अब आप इसको कोशिश कर सकते हैं कि अंतिम ताप इसका क्या होगा। जरा ट्राई करिए इसको, करिए, ट्राई करिए।
क्या आ रहा है? आरुषि का आ रहा है सी। सी सी मतलब 3/2R। 3/2R बिल्कुल सही है। देखिए, इसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि जब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, ठीक है, तो इसका अंतिम ताप जो है क्या है? TF है, राइट। तो दोनों के ताप समान हो गए। तो जब दोनों के ताप समान हो गए होंगे उस समय, तो आंतरिक ऊर्जा दोनों की क्या होंगी? बराबर होंगी, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा किसका फलन है? ताप का फलन है। अब अगर इसका ताप अलग होता, इसका ताप अलग होता बाद में, तो दोनों की आंतरिक ऊर्जाएं अलग अलग होती, लेकिन ताप तो समान हो चुका है, इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा दोनों की समान होंगी। तो हम ये कह सकते हैं ए की आंतरिक ऊर्जा बराबर बी की आंतरिक ऊर्जा। ए की आंतरिक ऊर्जा क्या है बोलो? फॉर्मूला क्या है? म्यू CV डेल्टा टी, ठीक है। तो CV1 डेल्टा T1 ये कर लेते हैं। इसकी क्या है? μ2 CV2 डेल्टा T2। μ1 कितना मोल है? 1 मोल है। अच्छा, दोनों ही 1 मोल है तो लिखने की जरूरत नहीं है, या लिख दो चलो। CV1, ए नाइट्रोजन है तो CV1 क्या होगा? 5/2R। बोलो, तो यहां लिख दिया मैंने 5/2R। डेल्टा T, अब अंतर देखो, इसका TF है और इसका T0 है, ठीक है। पहले अगर देखें तो इसका ज्यादा था, इसका कम है, ठीक है। तो तापांतर जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? T0 माइनस TF या TF माइनस T0? यहां लिखेंगे TF माइनस T0। चलो TF माइनस T0 लिख दिया। ये 1 हो गया। CV2 3/2R, यहां क्या आ जाएगा? 7/3, ये ज्यादा है, 7/3 T0 माइनस TF, ठीक है। अब इसको हल कर लो, बस TF निकल आएगा। करो, 2 से 2 उड़ा दो। एक तरीका तो है, एक तरीका और बताता हूं आपको। एक डायरेक्ट सूत्र भी होता है। अंतिम ताप निकालना हो तो मोल दिए हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम दी हुई है, और आपको प्रारंभिक ताप दिए हैं। तो इसका फॉर्मूला ये भी अपन ले सकते हैं, μ1 T1 F1 प्लस μ2 T2 F2। μ1 T1 F1 डायरेक्ट फार्मूला, μ2 T2 F2 डिवाइड बाय μ1 F1 प्लस μ2 F2। ये फार्मूला भी डायरेक्ट फार्मूला है इसको सॉल्व करने का। कैलोरीमेट्री से या ऊर्जा संरक्षण से ये भी निकाल सकते हैं। चलो कर लोगे? कितना आ रहा है? 3/2 T0, ठीक बात है। अब अगला सवाल देखते हैं।
सवाल नंबर 39, एक किलो मोल गैस को रुद्धोष्म रूप से संपीड़ित करने पर म्यू कितना दिया है? 1 किलो मोल मतलब 10⁻³ मोल हो गए। रुद्धोष्म रूप से एडियाबेटिक की बात कर रहा है। संपीड़ित किया गया, कंप्रेस कर रहे हैं, इन शब्दों पर ध्यान देना, संपीड़न है। इसका ताप 7 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है, मतलब 7 केल्विन या सेल्सियस एक ही बात है, बढ़ जाता है, ठीक है, तापांतर एक ही बात होती है। गैस पर किया गया कार्य डेल्टा डब्ल्यू -146 जूल है। माइनस क्यों लगाया? गैस पर कार्य कर रहे हैं। आर की वैल्यू 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन है। तो बताना है ये गैस कैसी है, मतलब कौन सी है, द्विपरमाणविक, त्रिपरमाणविक, एक परमाणविक एवं द्विपरमाणविक का मिश्रण या एक परमाणविक। ठीक है, करो कोशिश। संपीड़न कर रहे हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू 0 हो जाता है और सीधे सीधे जो डी यू है वो माइनस का डी डब्ल्यू के बराबर होता है। तो इतनी कहानी तो अपने को पहले से ही पता है कि डी क्यू बराबर डी यू प्लस और डी डब्ल्यू होता है, डी क्यू एडियाबेटिक में 0 होता है, तो डी यू प्लस डी डब्ल्यू हम जानते हैं, डी यू बराबर माइनस डी डब्ल्यू हो जाता है। ठीक है, तो डी डब्ल्यू कितना दिया है? ये दिया है आपके पास -146, तो ये डी यू बराबर क्या आ जाएगा? प्लस 146। बोलो। अच्छा, डी यू बराबर होता क्या है? म्यू सी वी डेल्टा टी। तो डी यू बराबर म्यू सी वी डेल्टा टी बराबर 146। म्यू कितना है? 10⁻³ सी वी डेल्टा टी कितना? 7, 146। इसको जरा सॉल्व करो, क्या दिया है? अच्छा, 146 किलो जूल है, ये करेक्शन कर लो इसमें, ये यहाँ पर जूल लिखा है, वहाँ किलो जूल कर लेना, और 146 किलो जूल है, ये किलो जूल। तो यहाँ जब किलो जूल करेंगे तो 10⁻³ क्या आ जाएगा? 3, और ये 10⁻³ से ये 10⁻³ कैंसिल हो जाएंगे। और कोई डेटा में करेक्शन हो तो देख लेते हैं। करो, सी वी की वैल्यू कितनी आ रही है? इसमें एक बार मैं इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, कहीं कोई करेक्शन होगा तो देख लेते हैं। द वर्क ऑफ 146 किलो जूल is performed in order to compress 1 kilo mole of gas adiabatically, and in this process the temperature of gases changes by 7 डिग्री सेल्सियस। गैस कौन सी होगी? ठीक है, तो लगभग कितना आ रहा है? त्रिपरमाणविक आ रही है, 3 आ रही है कि डाई आ रही है? एफ का मान कितना आ रहा है? हाँ, एफ की वैल्यू निकाल लो आप तो, F/2, CV की जगह F/2R होता है, एफ निकाल लो, इससे आ जाएगा। लगभग कितना आ रहा है? ऐसा कर लो, CV की वैल्यू क्या होती है? F/2R, R हो गया 8.3 दिया ही हुआ है, इंटू है 7 बराबर 146, तो F बराबर 146 इंटू 2 डिवाइड बाय 8.3 इंटू 7, इससे और क्लियरिटी आ जाएगी। तो लगभग कितना आ रहा है? देखो 5 के आसपास आ रहा होगा, देखो डायटोमिक आएगा, अप्रॉक्स 5 आएगा, मीन्स डायटोमिक। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं।
हटा दूं? Cp एवं Cv नाइट्रोजन की इकाइयां द्रव्यमान की नियत दाब और नियत आयतन पर क्रमशः विशिष्ट ऊष्माएं हैं। तो Cp माइनस Cv बराबर क्या होगा? ये तो आसान है। इकाई द्रव्यमान की नियत दाब और नियत आयतन पर क्रमशः विशिष्ट ऊष्माएं हैं। Cp माइनस Cv बराबर एक तो R होता है या R/J होता है। ठीक है। अच्छा, और अगर हम वहाँ से निकालें, ये कैलोरी में होती हैं तो जूल में ही लें, और लेकिन इसमें इकाई द्रव्यमान दे रखा है। ये शब्द पे ध्यान दो, इकाई द्रव्यमान। इकाई द्रव्यमान के लिए क्या करते थे? R/M। R/M, M क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास। तो उससे डिवाइड कर दो। बात किसकी कर रहा है? इकाई द्रव्यमान के लिए फॉर्मूला क्या होता था? R/M। ठीक है। Cp Cv अगर इकाई द्रव्यमान की हो तो R/M, इकाई मोल की हो और जूल में दी हो तो Cp माइनस Cv बराबर R, कैलोरी में दी हो और इकाई मोल की हो तो Cp माइनस Cv बराबर R/J। ठीक है। इकाई द्रव्यमान हो तो R/M। ये सब आपको लिखवाए गए। तो M का मान कितना है? नाइट्रोजन की बात कर रहा है, यही आंसर है। तो कौन सा आंसर आ गया? A। Cp माइनस Cv बराबर R/28। समझ आ रहा है ना? ये 3 फॉर्मूले लिखे थे। Cp माइनस Cv बराबर R, ये कब? ये सब, ये भी जूल में हो, ये भी जूल में हो, और ये 8.31 जूल में ही लिखेंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा था Cp माइनस Cv बराबर R/J, कब? जब ये कैलोरी में हो, ये जूल में हो, ये भी जूल में हो तब। तीसरा लिखा था Cp माइनस Cv बराबर R/M, कब? जब ये फॉर 1 ग्राम हो, इकाई द्रव्यमान हो, फॉर यूनिट मास, इकाई द्रव्यमान हो तब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, ये तो चालकता का सवाल है, इसको करिएगा। बोलो क्या रहा है? सीधा सूत्र है ना ये तो। क्या सूत्र है इसका? अंतर पृष्ठ का ताप निकालना है, और देखो अगर आपको सूत्र के दर्शन करने हैं तो ये लिखा था, आप अपने नोट्स में देख सकते हैं। ये सूत्र है। K1 θ1 D2, D1 D2 लंबाइयां हैं, प्लस K2 θ2 D1 बटे K1 D2 प्लस K2 D1। बस D1 D2 की जगह लंबाई लिख दो L1 L2, और θ1 θ2 की जगह T1 T2 ले लो। कौन सा आ गया? D डाली।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी दिल्ली। कार्नो इंजन की बात हम समझा चुके थे। एक थोड़ा सा और एक टॉपिक है, उसको देख लें, और वो है रेफ्रिजरेटर। करवा देते हैं, चिंता मत करो, इतने करवा दिए, एक और करवा देंगे, है ना, चिंता क्यों कर रहे हो। मैं सोच रहा था अब एक तो तुम कर ही लोगे, हाँ, लेकिन 100 में से 99 करवा दो, एक छोड़ दो, तो वो 99 नहीं देखेंगे कि 99 करवा दिए। वो सर एक वो वाला नहीं करवाया आपने, है ना, 41 से लेके 128, वो सवाल ही नहीं है। चलो सर, इस पे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पर, कार्नो इंजन के क्वेश्चन नंबर 1 पर। करिए पहला सवाल। एक कार्नो इंजन है, 500 केल्विन स्रोत के ताप पर कार्य करता है। इसके सिंक का ताप 375 केल्विन है। इंजन 600 कैलोरी ऊष्मा प्रति चक्र उपभोग करता है, तो प्रति चक्र सिंक को दी गई ऊष्मा क्या होगी, बताइए क्या है, क्या सवाल है, क्या करेंगे इसको। $450 आ रहा है। चलो चेक करते। एक कार्नो इंजन 500 केल्विन स्रोत के ताप पर कार्य करता है, तो स्रोत का ताप कितना हो गया, 500 केल्विन। सिंक का ताप है T2 375 केल्विन। इंजन को 600 कैलोरी ऊष्मा प्रति चक्र उपयोग करता है, तो प्रति चक्र 600 उपयोग कर रहा है, तो ये Q1 हो गई 600 कैलोरी। सिंक को दी गई ऊष्मा Q2 होती है, वो कितनी है। तो ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है कि जो ऊष्मा होती है वो सीधे सीधे ताप के समानुपाती होती है। तो हम ये कह सकते हैं Q समानुपाती T, यानी Q2 बाई Q1 बराबर T2 बाई T1, ठीक है। और इसको हल करेंगे अगर आप, तो Q2 का मान कितना है निकालना है, Q1 का मान 600 है, T2 का मान आपके पास 375 है, और T1 का मान 500 है। तो इसको सॉल्व करके Q2 निकाल सकते हो आप, 6 गुणा 375 बटे 5, ठीक है, सॉल्व कर लो। 450 आ रहा होगा, 450 कैलोरी, ठीक है। अगर ये किलो कैलोरी में दिया हो तो किलो कैलोरी आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। एक आदर्श कार्नो इंजन की दक्षता 40% है। यह 500 केल्विन ताप पर ऊष्मा लेता है। 50% दक्षता के लिए स्रोत का ताप क्या होगा। 2 दक्षताएं दे रखी हैं और 40% दक्षता पर 500 केल्विन ताप है, और 50% दक्षता के लिए स्रोत का ताप क्या होगा। ये भी प्रश्न आसान प्रश्न है, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं। एक कार्नो इंजन की दक्षता ईटा1 बराबर 40% है। स्रोत का ताप 500 केल्विन है,
ठीक है। फिर ईटा 2 बराबर 50% है, तब स्रोत का ताप T1 डैश मान लेते हैं, ये कितना होगा ये निकालना है। एक काम करते हैं, सबसे पहले आपको पहले वाले सवाल से ईटा 1 लगाया जाए। 1 माइनस T2/T1 होता है, बोलो ये होता है, ठीक है। तो ये कितने प्रतिशत है? 40, 40% है। 40/100 कर लेंगे, 40/100 बराबर 1 माइनस T2 कितना? T2 यहां से निकाल लेते हैं पहले। T1 500, एक जीरो उड़ा दो, 2/5 हो गया ये, बराबर 1 माइनस T2/500। तो T2/500 बराबर 1 माइनस 2/5 कितना हो गया? 3/5। तो ये 5 से 100 बार चला जाएगा, तो T2 बराबर आपके पास 300 केल्विन आ गया, ठीक है। पहले से अपन ने क्या निकाल लिया? पहले पार्ट से T2 निकाल लिया, सिंक का ताप निकाल लिया। अब दक्षता अगर 50% है तो सिंक तो वही है, तो स्रोत का ताप क्या है? तो अब हम दूसरा पार्ट यूज करें। एंड ईटा 2 बराबर 1 माइनस T1 डैश अपॉन T2। ईटा 2 है कितना? 50% यानी आधा, 50/100 यानी आधा। 1 माइनस T1 डैश निकालना है, T2 आपके पास 300 आ चुका है, तो T1 डैश अपॉन 300, 1 माइनस 1/2, 1/2, ठीक है। यही आंसर है। कितना आ रहा है? ये T2 था ना, उल्टा हो गया। ईटा 2 बराबर 1 माइनस T2/T1 डैश, ये होगा ना। ईटा 2 आधा, 1 माइनस T2 तो निकालना है, T2 अपन निकाल चुके हैं 300, और T1 डैश निकालना है। 300/T1 डैश बराबर 1/2, T1 डैश बराबर 600 केल्विन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 3, एक प्रशीतक, तो पहले प्रशीतक समझना पड़ेगा। प्रशीतक समझ लेते हैं, चलो। प्रशीतक माने रेफ्रिजरेटर। सिंपल सा सिद्धांत है रेफ्रिजरेटर का। ये है रेफ्रिजरेटर, यहीं समझ लेते हैं। कोई एक्स्ट्रा बात होगी तो मैं यहीं लिख दूंगा।
रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज, प्रशीतक। प्रशीतक क्या होता है? हीट इंजन का उल्टा है, ऊष्मा इंजन का बिल्कुल रिवर्स प्रोसेस है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रशीतक है या रेफ्रिजरेटर है वो उल्टे प्रक्रम में कार्य करता है। किसकी अपेक्षा? ऊष्मा इंजन की अपेक्षा। तो ऊष्मा इंजन की उल्टी प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेटर कहते हैं। तो उल्टी प्रोसेस क्या है? हीट इंजन में ये था, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, कि एक स्रोत था T1 ताप पर, ठीक है, और यहां एक सिंक था T2 ताप पर। ये स्रोत था, ये सिंक था, और स्रोत से ऊष्मा लेते थे Q1, कुछ कार्य होता था और Q2 ऊष्मा सिंक को दे देते थे। तो कार्य बराबर Q1 माइनस Q2 हम निकालते थे, और यहाँ से ईटा बराबर, आपको ध्यान है कि कितनी ऊष्मा हमने ली और उस पर क्या कार्य किया, तो Q1 की अपेक्षा क्या कार्य हुआ वो दक्षता होती थी। और Q1 माइनस Q2 बटे Q1 या 1 माइनस T2 बटे T1, ये हमारी कहानी किसकी थी? ऊष्मा इंजन की थी। ये ऊष्मा इंजन है, ठीक है। अब इसका उल्टा करते हैं। रेफ्रिजरेटर या इसको हीट पंप भी कहते हैं, ऊष्मा पंप। तो ये क्या करता है? ये सिंक से ऊष्मा लेता है, उल्टा सिंक से ऊष्मा लेगा, ठीक है। जब सिंक से ऊष्मा लेगा तो हमें मालूम है किसी वस्तु से जब ऊष्मा निकालते हैं तो उसका ताप घटता जाता है। तो सिंक से लगातार ऊष्मा ये निकालता रहेगा, ठीक है, और इस पर कार्य किया नहीं जाएगा। इस पर कार्य मतलब ये सिस्टम कार्य नहीं करेगा। इसमें तो सिस्टम कार्य कर रहा था। स्रोत से Q1 ऊष्मा ली, उस Q1 का कुछ भाग कार्य में बदल गया और कुछ शेष बचा वो सिंक को मिल गया। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिंक से ऊष्मा ले रहे हैं, हीट पंप खुद कार्य नहीं करेगा, यहाँ पर कार्य प्राप्त होता है, कार्य प्राप्त होगा। तो कार्य यहाँ पर प्राप्त हुआ, ऑब्टेन वर्क, यानी ये यहाँ एरो इधर लगा देता हूँ, ये कार्य प्राप्त हुआ। कार्य प्राप्त हुआ तो ये W और Q2 मिलके ऊष्मा बनाएंगे Q1। वो Q1 ऊष्मा किसको दे देंगे? यहाँ पर स्रोत को दे देंगे। तो अगर मैं ऊर्जा संरक्षण की बात करूं तो W प्लस Q2 प्लस Q2 बराबर क्या हो जाएगा? Q1। हालांकि यहां भी W बराबर Q1 माइनस Q2 ही आया कि नहीं आया? अब यहां पर दक्षता की बात नहीं करते, यहां पर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ये हीट पंप में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, वहां पर एफिशिएंसी होती है, यहां उस एफिशिएंसी का नया नाम आ जाता है कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कार्यकारी गुणांक। ठीक है, कार्यकारी गुणांक या कार्यकारी दक्षता भी कह सकते हैं। कार्यकारी वर्ड जरूर आएगा, इसको हम K से या बीटा से डिनोट करते हैं, और ये होता है, अब वहाँ पर W ऊपर लिखा था, Q नीचे लिखा था, यहाँ पर Q2 जो हीट अपन ले रहे हैं वो ऊपर आएगा और कार्य नीचे आएगा। कार्य प्राप्त हो रहा है, सब कुछ उल्टा करना है। तो Q2 बना रहने दो, W Q1 माइनस Q2 अभी देखा है, Q समानुपाती T जानते ही हैं, तो ये T2 बटे क्या आ जाएगा? 1 माइनस T2 बटे T1 माइनस T2। एक काम और कर सकते हैं, अब T2 से भाग कर दो तो ये आ जाएगा 1 अपॉन, एक सवाल तो ये बन ही गया। और अब कभी क्या होता है कि बीटा और ईटा में रिलेशन पूछ लेते हैं, तो उसका वो कहेगा एक सवाल में कि आपके पास एक ऊष्मा इंजन है, उसकी दक्षता इतनी है, उसको उल्टी प्रोसेस में कार्य करवा रहे हैं, तो वो हीट पंप बन गया, यानी कि रेफ्रिजरेटर बन गया। तो बताइए बीटा कितना है?
तो हम पहले ईटा निकाल लेंगे, उससे यह दिया होगा, और बीटा इक्वल टू T2 अपन 1 T1 माइनस T2 है, और ईटा की वैल्यू हमें पता है 1 माइनस T2 बाई T1 होता है। तो यहाँ से मैं T2 बाई T1 निकाल लूँ तो क्या आ जाएगा 1 माइनस ईटा। बोलो, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसको उधर ले गए, 1 माइनस ईटा। तो इस वाले सवाल में या इस वाले सूत्र में जहाँ T2 बाई T1 आ जाए उसकी जगह 1 माइनस ईटा लिख दो। तो इसको थोड़ा, एक तो सूत्र ये बन ही गया, और अगर हम इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो ये कह सकते हैं बीटा बराबर T2 से भाग करो तो 1 अपॉन ये हो जाएगा T1 बाय T2 माइनस 1, ये हो जाएगा। बोलो, अपन ने T2 से भाग किया सभी में, तो ये बन गया। अब देखो और थोड़ा सा, T1 बाई T2 क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ईटा, और माइनस 1 ये है ही, क्योंकि ये तो T1 बाई T2 है, वो T2 बाई T1 था। और एलसीएम ले लो तो ये 1 माइनस ईटा तो ऊपर पहुंच गया, बटे में यहाँ पर 1 माइनस 1 प्लस ईटा, तो माइनस माइनस कट गया, तो बीटा बराबर 1 माइनस ईटा बाई ईटा, ये आपके पास आ गया। ठीक है ना। इसका यहाँ गुणा करोगे तो माइनस 1 माइनस माइनस प्लस। एक इंजन की दक्षता दी है और उसको हम अगर रेफ्रिजरेटर के रूप में उपयोग करें तो बीटा निकालना है, तो इस सूत्र से सीधे निकाल सकते हैं। या किसी इंजन के स्रोत और सिंक के ताप दिए हुए हैं और उससे कहे कि अब बताओ इसको अगर हम रेफ्रिजरेटर की तरह उपयोग करें तो बीटा क्या है, तब भी निकाला जा सकता है। ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, तो इनको लिख लीजिए। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं इसको, परफॉर्मेशन या परफॉर्मेंस। मिटा दें। देखिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 अब कर सकते हो आप। एक प्रशीतक 30 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री सेल्सियस के बीच काम कर रहा है, तो 30 डिग्री सेल्सियस ये T1 हो जाएगा, केल्विन में चेंज कर लो बस, 273 प्लस 30, 300, केल्विन में कितना हो गया 303। T2 कितना है 273, क्योंकि ये दिया था 0। आपको क्षमता गुणांक निकालना है, बीटा निकालना है। दिस इज T2 अपॉन T1 माइनस T2। T2 273 है, T1 माइनस T2 घटा लो 30,
सॉल्व कर लो, कितना आ गया 9.1, यही आंसर है। ठीक है, 9.1। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाएं। एक आदर्श कार्नो इंजन 227 और 127 डिग्री सेल्सियस पर कार्य करता है। कार्यकारी पदार्थ उच्च ताप पर 10,000 जूल ऊष्मा अवशोषित करता है। Q1 बराबर 10,000 जूल ऊष्मा अवशोषित करता है, तो कितनी ऊष्मा की मात्रा कार्य में परिवर्तित हो जाएगी, मतलब कार्य ही पूछा है। ठीक है, लगाओ हिसाब। क्या हुआ, केल्विन में चेंज कर लेना ताप। 227, 373, 500 और 400, ये हो गया 500 और ये हो गया 400। कार्य पूछा है। आप एक काम करो, देखो दो ताप दिए हैं तो Q समानुपाती T लगा लो पहले तो Q2 बटे Q1 बराबर T2 बटे T1। ठीक है, और ऐसा करके Q2 निकाल लो। तो आपके पास Q2 कितना निकालना है, Q1 10,000, T2 कितना 400, T1 500। तो ये आपके पास Q2 का मान निकल आया 4 गुणा 10,000 बटे 5, कितना आ गया 8,000। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि उसने कितनी ऊष्मा कार्य में बदल जाएगी वो पूछा है, तो मतलब कार्य पूछा है। तो कार्य बराबर तो Q1 माइनस Q2 होता है, तो 2,000 उत्तर आएगा। ठीक है ना, आंसर इज 2,000। पांचवा सवाल करते हैं। कार्नो इंजन की दक्षता 1/10 है। इसे प्रशीतक की तरह उपयोग किया जाता है। निकाय पर किया गया कार्य 10 जूल है। तो निम्न ताप पर टैंक से अवशोषित ऊष्मा, टैंक मतलब सिंक से अवशोषित ऊष्मा क्या होगी, बोलो। क्वेश्चन नंबर 5, ईटा बराबर 1/10 है और इसको प्रशीतक की तरह कार्य कर रहे हैं। तो ईटा से बीटा निकाल लो पहले तो, बोलो क्या होता है फॉर्मूला। बीटा बराबर अभी देखा था 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा, क्या था 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा, यही था। तो बीटा निकाला जाए 1 माइनस ईटा कितना है 1/10 बटे 1/10, तो 10 में से 1 गया 9/10, तो 9 ही रह गया। 0.9 क्यों 9 रह जाएगा। ईटा 1/10 है तो बीटा 9 आया। ठीक बात है। अब बीटा बराबर
उसने कहा किया गया कार्य तो 10 जूल है, तो हमारे पास फार्मूला है कितना, Q2 बटे W, यही है ना। Q2 निकालना है, सिंक से कितनी ऊष्मा अवशोषित होगी, बीटा 9, Q2 बटे W कितना 10, तो उत्तर आया 90 जूल। 90 जूल ऊष्मा अवशोषित होगी। ठीक है, बिल्कुल सही है। चलो छठवां सवाल करो। नाइन्टी जूल बिल्कुल सही है। छठवां और करो। एक इंजन की दक्षता 1/6 है, ईटा 1/6। जब सिंक का ताप 62 डिग्री सेल्सियस घटा दिया जाए तो दक्षता दुगनी कर दी जाए, तो ताप स्रोत का ताप क्या होगा। इंजन की दक्षता ईटा बराबर 1/6, सिंक का ताप 62 डिग्री सेल्सियस घटा रहे और दक्षता दुगनी कर दें, तो स्रोत का ताप क्या होगा। ईटा बराबर 1/6 है, ठीक है। सिंक का ताप निकाल के 62 घटा दो उसमें से, और स्रोत का ताप निकालना है। बताओ। ईटा बराबर होता क्या है, 1 माइनस T2 बाई T1, तो 1/6 बराबर 1 माइनस T2। अभी पता नहीं है T2 है कितना, T1 का मान भी अपने को अभी फिलहाल पता नहीं है, ठीक है। तो यहां से हम T2 का मान निकाल सकते हैं, और फिर सूत्र लगाना कौन सा, तो एक बार तो ये लगेगा, और दूसरी बार वो ये कह रहा है ईटा को डबल कर दिया मतलब 2 टाइम्स ऑफ 1/6 कर दिया, 1 माइनस और क्या कर दिया, सिंक का ताप जो भी T2 है उसमें से 62 डिग्री सेल्सियस घटा दिया, तो T1 तो वही रहेगा। तो एक समीकरण ये हो गया, एक दूसरा ये हो गया। इन दोनों की हेल्प से अपने को क्या निकालना है, T1 निकालना है। तो एक तो यहीं से आ जाएगा, ये T2 बाई T1 बराबर 1 माइनस 1/6, तो यानी कितना आ गया, 5/6, 5/6, ठीक है। ये है 1/3, 2 गुणा 1/6 यानी हो गया ये 1/3। और इसको इधर ले लो, T2 माइनस 62/T1, इसको इधर लिया तो 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/3 कितना हो गया, 2/3। इस समीकरण को 2 मान लो, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 की हेल्प से हम T1 फाइंड कर सकते हैं। तो तरीका यह है कि आप T2 की वैल्यू निकालो, 5/6 T1 यहाँ रख दो और गुणा भाग करके सॉल्व कर लो, या दोनों को भाग कर लो तो पहले T2 आ जाएगा, फिर T2 की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख दो तो T1 आ जाएगा। बताइए सभी लोग करें, कितना आ रहा है। 99। चलो चेक करते, क्या रहा है ऑनलाइन वालों का सबका। अगर मैं दोनों को भाग कर दूं
ठीक है, तो T1 कट जाएगा। या आप T2 का मान निकाल के यहां रख दो, T2 का मान निकालो, इसमें रख दो। तो 5/6 T1 माइनस का 62 बटे में T1 बराबर कितना है, 2/3, यही है। और गुणा कर दें 3 का इसमें, 5 T1 गुणा 3/6 माइनस 62 गुणा 3 बराबर 2 T1, 3 दूनी 6, 5 T1 बटे 2, ये हो गया। इधर ले लो माइनस का 2 T1 बराबर 62 इंटू 3, 2 दूनी 4, तो T1 बटे 2 बराबर T1 आ गया 62 इंटू 3 इंटू 2, यही आ रहा है, देखो जरा केल्विन में, ठीक है, 372 केल्विन में। और ये हो जाएगा सेल्सियस में, सेल्सियस में कितना आ रहा है, 99, आ रहा होगा सेल्सियस में, तो आंसर हो गया 99 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर सवाल ख़त्म है। अब एक दो स्टेटमेंट लिख लो। अगला, द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अभी तक जीरो लॉ पढ़ चुके, फर्स्ट लॉ पढ़ चुके, ठीक है, और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के केवल कथन ही अपने को याद करने। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो अगर देखा जाए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बताता था, किस सिद्धांत पर आधारित था, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर आधारित था। जितना हम ऊष्मा निकालते थे या किसी सिस्टम को देते थे, वो दो भाग में खर्च होती थी। जो ऊष्मा देते थे, एक तो आंतरिक ऊर्जा बढ़ाती थी और कार्य करती थी, ठीक है। हमने फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मो, जीरो लॉ टेम्परेचर पर बेस्ड था, ये भी हमने देख लिया था। अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है उसको अपन देखते हैं। इसको केवल स्टेटमेंट ध्यान रखना है, बाकी तो सब कोई मतलब नहीं है। इधर आ जाओ। देखो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये कहता है कि नेचर में जो ऊष्मा है हमेशा कहाँ से कहाँ बहेगी, उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर बहेगी। यानी ऊष्मा अपने आप नेचुरली उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर ही प्रवाहित होती है, ठीक है। जैसे हमारे पास ये T1 केल्विन का है, ये T2 केल्विन का है, ये ठंडा है, ये गर्म है, और इनको कनेक्ट कर दिया तो ऊष्मा ट्रांसफर होगी हॉट टू कोल्ड। ये सिंपल सा नियम है। और इसी बात को केल्विन, प्लांक, फिर क्लॉसियस, इनने अपने अपने तरीके से इनके कथन दिए। तो केल्विन, प्लांक ये कहते हैं कि कोई भी ऐसा, देखो जब ये कह रहे हैं कि ऊष्मा हमेशा निम्न ताप की उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर बह रही है, तो ऊष्मा निम्न से उच्च की ओर अपने आप नहीं बह सकती। उल्टा भी तो सही है ना।
अगर अपने आप ऊष्मा उच्च से निम्न की ओर बह रही है तो क्या अपने आप निम्न से उच्च की ओर बह सकती है? नहीं। और इसी बात को केल्विन प्लांक ये भी कहते हैं कि कोई भी ऐसा थर्मोडायनामिक प्रोसेस नहीं हो सकता जिसमें हम ऊष्मा स्रोत से लें, जितनी ऊष्मा लें, पूरी की पूरी कार्य में बदल जाए। ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप स्रोत से कोई ऊष्मा निकालें, Q1 ऊष्मा निकालें और पूरी की पूरी वो कार्य में बदल जाए, Q2 कितनी हो जाए? 0। तो Q2 0 कभी नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ आपको ऊष्मा सिंक को देनी ही पड़ेगी। तो ये इस तरह से सेकंड लॉ को डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वर्क फ्रॉम अ बॉडी बाय कूलिंग इट टू ए टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, तो इनके केवल स्टेटमेंट ही लिखने हैं, इसलिए और कुछ विशेष नहीं है। तो सबसे पहले तो लिखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पॉइंट नंबर 1। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम प्रकृति का मूल नियम है, प्रकृति का मूलभूत या मूल नियम है, जो ये बताता है कि ऊष्मा अपने आप उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर ही प्रवाहित होगी। उच्च ताप की वस्तु से निम्न ताप की वस्तु की ओर ही प्रवाहित होगी। ठीक है, केल्विन प्लांक कथन लिखो। अगला केल्विन प्लांक कथन, ये कई बार सीधे सीधे कथन पूछ लेते हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे, कौन कहेंगे केल्विन प्लांक का कौन सा कथन है? केल्विन प्लांक कथन, किसी भी ऊष्मीय गतिकीय प्रक्रम के लिए, किसी भी ऊष्मागतिकीय प्रक्रम के लिए स्रोत से या उच्च ताप से ली गई ऊष्मा का कुल कार्य में परिवर्तन करना, कुल यानी संपूर्ण कार्य में परिवर्तन करना संभव नहीं है। संपूर्ण कार्य में परिवर्तन करना संभव नहीं है। ठीक है, एक और आता है क्लॉसियस का कथन। क्लॉसियस क्या कहते हैं? एक समझ लो पहले, वो क्लॉसियस ये कहते हैं कि एक ऐसी ऑटोमेटिक मशीन बनाना असंभव है। मतलब ऐसी मशीन जो बाहर से कोई वर्क प्राप्त ना करे और स्वयं ही ऊष्मा को निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु की तरफ प्रवाहित करती रहे, ऐसी मशीन बनाना संभव नहीं है। सेल्फ एक्टिंग मशीन यानी खुद से ही वो संचालित होती रहे। ठीक है, स्वयं संचालित यानी हमें कुछ नहीं करना पड़े, स्वयं संचालित मशीन बनाना असंभव है। तो लिखो, क्लॉसियस ये कहते हैं ऐसी स्वयं संचालित मशीन जो कि बाहर से कोई कार्य प्राप्त ना करे, ब्रैकेट में लिख दो, जो कि बाहर से कोई कार्य प्राप्त ना करे, स्वयं संचालित मशीन बनाना असंभव है। स्वयं संचालित मशीन बनाना असंभव है, जो कि निम्न ताप की वस्तु से
उच्च ताप की वस्तु की ओर निम्न ताप की वस्तु से उच्च ताप की वस्तु की ओर ऊष्मा का संचरण करे, ऊष्मा का ट्रांसफर करे या ऊष्मा का संचरण करे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हैं। और एक पॉइंट और लिख लीजिए, जैसे हमने उसमें कहा था कि ऊष्मा इंजन की दक्षता कितनी नहीं हो सकती, 100% नहीं हो सकती कभी भी। ऐसे ही यहाँ किसी भी हीट पंप, ऊष्मा पंप या रेफ्रिजरेटर का जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है वो अनंत नहीं हो सकता। ठीक है, अनंत नहीं हो सकता। तो लिख लें, किसी भी, अगला पॉइंट, किसी भी ऊष्मीय इंजन की दक्षता 1 नहीं हो सकती या 100% नहीं हो सकती। किसी भी ऊष्मीय इंजन की दक्षता 1 या 100% नहीं हो सकती। ठीक है, इसी प्रकार किसी ऊष्मीय पंप की दक्षता, किसी ऊष्मीय पंप का कार्यकारी गुणांक अनंत नहीं हो सकता, क्योंकि बीटा, आप देखोगे बीटा क्या था, बीटा बराबर Q2/W। अनंत ये कब होगा, जब ये W 0 होगा। ठीक है, तो किया गया बाहरी कार्य कभी भी 0 नहीं हो सकता। एक्सटर्नल वर्क W कैन नेवर बी 0, क्योंकि बाहरी कार्य 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब देखिए बहुत सारे मतलब लगभग 99% मैंने आपको ये थर्मोडायनेमिक्स अब कंप्लीट करा दी है। 1% में आती है कि थोड़े से सवाल और करा दिए जाएं, कुछ DPP हैं, प्रैक्टिस पेपर्स हैं, उनको कंप्लीट करवा दिया जाए। तो अब तो वैसे इंतज़ार की घड़ियां समाप्त हो ही गई। जो अपन लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, डेट कब आएगी, डेट कब आएगी। तुम लोग भी पूछते रहते हो कि सर डेट कब आएगी, तभी तो पढ़ेंगे, है ना। डेट आई नहीं तो फिर काहे के लिए पढ़े। तो अब डेट आ गई, तो जिन्होंने अभी तक नहीं सोचा है वो ये सोच रहे थे कि जब डेट आ जाएगी तभी पढ़ेंगे अपन, है ना। तो जब तक टारगेट नहीं होता तब तक मन नहीं लगता। अब टारगेट है कि 1 अगस्त को एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो 1 अगस्त को एग्ज़ाम होगा। तो अपन अपना टारगेट 1 अगस्त के हिसाब से कर लें। अभी भी लगभग 4.5 महीने हैं, बहुत टाइम होता है। 4.5 महीने एक पूरा सेशन होता है ना। कोई स्टूडेंट अगर अभी से स्टार्ट करे 0 लेवल से और ठान लेके मुझे करना है तो 100% वो 4.5 महीने में कर सकता है। ऐसा नहीं है उसके, क्योंकि शून्य तो बिल्कुल है नहीं है, थोड़ा बहुत तो पढ़े ही है ना। इतने वर्षों में 11th में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, एक आध किसी ड्रॉप में पढ़ा है। अब बिल्कुल शुरू से तो फिजिक्स पढ़नी नहीं है या कोई भी सब्जेक्ट शुरू से पढ़ना नहीं है।
अब जो पढ़ा हुआ है उसको कंपाइल करना है, कि इकट्ठा करना है अपने को कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनमें हमें फोकस करना है। और 4.5 महीने एकदम डट जाओ एक तरफ से, है ना। और उसका तरीका क्या है पढ़ने का, वो थोड़ा सा अभी 4.5 महीने की स्ट्रेटजी मैं आपको बता देता हूँ फिर से। अपन क्या करेंगे कि अब मात्र इलेक्ट्रिसिटी बची है इसमें, अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी सी अपने 11th पोर्शन में फ्लूइड मैकेनिक्स और वो सरफेस टेंशन इलास्टिसिटी वाला वो बचा हुआ है। तो अगर हम कहें कि 12th के पोर्शन में 30% की इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो 12th वाले सिलेबस से लगभग 25-30% बचा है। अगर टोटल ओवरऑल देखोगे तो लगभग 10 से 15% सिलेबस बचा हुआ है बस, ठीक है। 10 से 15% अपना सिलेबस टोटल ओवरऑल जो है वो बचा हुआ है। वो मुश्किल से अपन 10-15% या उसको सिलेबस को खींचेंगे। तो मैं खुद नहीं चाहता कि जल्दी से ख़त्म करा के और आपको घर बैठा दूँ, क्योंकि घर बैठ जाते हो तो फिर पढ़ाई नहीं होती, है ना। तो सिलेबस तो अगले महीने ख़त्म हो जाएगा, ये मार्च और अप्रैल में अपन ख़त्म करा देंगे पूरा, क्योंकि 10% 15% सिलेबस है, अप्रैल में टोटल फिनिश हो जाएगा। तो अपन 1-8 महीने और इसको खींच लेते हैं, ठीक है ना, इस बहाने, जिससे कि आप आते रहोगे और कम से कम पढ़ते तो रहोगे। क्योंकि जनरली ये होता है कि जैसे सिलेबस ख़त्म हो गया, अब क्या रह जाता है, अब टेस्ट सीरीज रह जाती है और डाउट सॉल्विंग के लिए टीचर समय दे, ये 2 चीज़ें रह जाती हैं सिलेबस ख़त्म होने के बाद। यही होता है कि अब सिलेबस ख़त्म हो गया, अब आपको एक पूरा टेस्ट शेड्यूल बना दिया है, उसके हिसाब से आप टेस्ट देते रहो और जो डाउट्स हों उसके लिए टीचर अवेलेबल है, आप क्वेश्चन पूछते रहो। यही तरीका होता है, ठीक है ना। लेकिन मैं अक्सर ये देखता हूँ कि जो वास्तव में पढ़ने वाले हैं वो तो इसको फॉलो कर लेते हैं कि पूरे टेस्ट शेड्यूल को फॉलो करके एक एक टेस्ट दे रहे हैं। उन टेस्ट में अगर एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं बना है तो उसको थोड़ा सा मेहनत करके स्वयं से ट्राई करते हैं, और फिर भी नहीं आ रहा तो फिर पूछते ज़रूर हैं, ठीक है। कई ऐसे भी होते हैं कि 45 में से 5 बने हैं, 40 नहीं बने, तो फिर कोशिश नहीं करते कि 40 बन जाएं किसी तरीके से। वो इंतज़ार करते हैं कि अब सर कब आएंगे, सर कब फ्री होंगे, 40 के 40 अपन सर से पूछेंगे, जैसे सर को एग्ज़ाम देना हो। नहीं, अपन बिल्कुल भी प्रयास नहीं कर रहे कि 40 में से जो नहीं बने, कि कम से कम अपन थ्योरी पढ़ लें पुरानी, या कुछ और थोड़ा सा प्रयास कर लें, तो 40 में से हो सकता है कि 10-20 और बन जाएं आपसे, तो 10-20 बचे वो सर से पूछ लो। तो स्ट्रेटजी अब अपने को ये बनानी पड़ेगी, ध्यान रखना, कि एक तो सिलेबस को थोड़ा सा अपन खींच लेते हैं 1-8 महीने, ज़्यादा नहीं, 1 महीने और, ठीक है। तो कोशिश करेंगे अपन, अभी मैं टारगेट रखा था कि अप्रैल में ख़त्म करा दूं। अगर जुलाई में एग्ज़ाम होता और या लास्ट जून में होता तो मैं आपको अप्रैल या ज़्यादा से ज़्यादा 10-12-15 दिन और लगते, 15 मई तक ख़त्म करा देता। अब अपन मई पूरा ले लेते हैं, ठीक है। मतलब अप्रैल, ये 15 दिन ये हो गए, मार्च के बचे हैं, अप्रैल बचा हुआ है, और अपन मई यानी 2.5 महीने और ले लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप लोग जो है, अब मई पूरा ले लिया तब भी आपके पास जून बचा, जुलाई बचा, 2 महीने, एग्ज़ाम के 2 महीने पहले सिलेबस ख़त्म कर रहा हूँ। और अक्सर पहले भी पिछले वर्षों में भी जब मई में एग्ज़ाम होता था, 3 मई को एग्ज़ाम जैसे शेड्यूल्ड हुआ था लास्ट ईयर, या उसके पहले 6 मई को हुआ था, तो मई में एग्ज़ाम शेड्यूल्ड होता था तो अपन लास्ट फरवरी तक सिलेबस हर साल ख़त्म कर लेते थे। तो अपने पास मार्च और अप्रैल ये 2 महीने होते थे, वो रिवीजन के लिए, आपकी टेस्ट के लिए वो मिल जाते थे। मतलब ऐसा पिछले वर्षों में 20-25 वर्षों से, जब से मैंने नीट के लिए पढ़ाना शुरू किया या जेई के लिए, तब से अपना ये कोशिश रहती थी कि एग्ज़ाम जब भी हो उसके 2 महीने पहले सिलेबस हर हालत में ख़त्म होना चाहिए। अदरवाइज़ कहीं ऐसा ना हो कि कल एग्ज़ाम है और आज सिलेबस ख़त्म हुआ है और फिर भी 2-4 चैप्टर रह गए, वो कहेंगे अगले साल कर लेना, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा अपने यहाँ पर कभी हुआ नहीं है, ठीक है। तो अब इस बार भी ऐसे ही सोच रहे हैं कि अपना 2 महीने पहले सिलेबस ख़त्म हो। अगर मान लीजिए लास्ट जून में एग्ज़ाम होता तो अपन अप्रैल में ख़त्म करा लेते।
अब चूंकि 1 अगस्त डेट आई है, अब ये तो पक्की बात है कि 1 अगस्त के पहले तो कर नहीं सकते, वो बाद में भले ही करें, है ना। जो डेट दी है उसके पहले तो अब चेंज होगा नहीं। ये हो सकता है कि हाँ बाद में आगे खिसका सकते हैं, पहले तो नहीं करेंगे, ये पक्की बात है। तो ये अभी अपने को डेट फिक्स हो गई कि अपनी 1 अगस्त को एग्ज़ाम होगा। तो अपन जुलाई है, जून है, तो लास्ट मई तक या 15 मई तक अपन सिलेबस ख़त्म करा लें, बढ़िया बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक तो ये हुई कि 2 महीने पहले अपना सिलेबस 100% फिनिश होगा, ठीक है। 1 महीने मैंने जानबूझकर थोड़ा डिले कर दिया है। दूसरा जो है, जैसे अब इतने अपन सारे 90% 85% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, तो उनको रिवाइज करने के लिए क्या तरीका है, प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है। तो आपके प्रैक्टिस सेट्स तैयार हो रहे हैं और 2-1 दिन में अब आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। उसमें क्या होगा कि अब जो पैटर्न है ना एग्ज़ाम का, आप देखो दुनिया की सारी कोचिंग्स ने अपने पैटर्न को चेंज कर लिया है। पैटर्न क्या चेंज कर लिया है, आप जैसे और कोचिंग्स देखोगे तो इंडिया भर की, जो इंडिया लेवल की हैं, पहले क्या होता था कि जो उनके टेस्ट पेपर्स होते थे बहुत हाई फाई होते थे, जिनका जो है एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं होता था, है ना। तो बच्चे जो है डिमोटिवेट हो जाते थे कि सर जो है इसमें तो कर ही नहीं पा रहे, और एग्ज़ाम में वैसे क्वेश्चन आते नहीं थे। अच्छा, वो अपने स्टूडेंट्स को जहाँ पढ़ा रहे हैं उनको वो पेपर नहीं देते थे, उनको एनसीईआरटी वाले ही देते थे, लेकिन बाकी की दुनिया भर में वो ऐसे पेपर बांटते थे जिससे कि लगे कि नहीं आपका टीचर ठीक नहीं पढ़ा रहा, पढ़ाई तो वहाँ होती है ना। तो अच्छा, अपने स्टूडेंट्स को वो बिल्कुल सही पेपर देते थे। अब जब ज़्यादा विरोध हुआ, क्योंकि पोल तो खुली जाती है ना, आजकल इलेक्ट्रॉनिक ये कहें कि आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो बच्चा मिला लेता है कि तू वहाँ पढ़ रहा है और तेरे को ये पेपर मिल रहे हैं और हमें तो ये मिल रहे हैं। तो अब उन्होंने वो दोनों पेपर सेम कर दिए हैं। तो अब आप लेवल देखोगे तो वही, अब लेवल ठीक है। अपने यहाँ पर लेवल शुरू से ही जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वही रहा है, ना जो है ऊपर हाई ना लो, तो वही लेवल अपन ने शुरू से लेके रखा हुआ है। और बच्चे कई बार नहीं मानते थे, बोले सर जो है ये वाले क्वेश्चन देखो इसमें आए, क्योंकि बच्चे नहीं मानते और ज्वाइन कर लेते हैं, कितने भी मना करो। तो उसका बहुत पिछले वर्षों में बहुत नुकसान बच्चों का ही हुआ है। जिनकी रैंक जो पर्टिकुलर आनी चाहिए थे, उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के कारण और डाउन हो गए। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्न उन्होंने टेस्ट में पूछे नहीं। अब बच्चे उन क्वेश्चंस को करने में बिजी रहे और जो एग्ज़ाम में आने हैं उनकी प्रैक्टिस करी नहीं। तो अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे जो बहुत अच्छा कर सकते थे, वो अपनी रैंक सेलेक्ट तो हुए। जो देखो पढ़ने वाला बच्चा है, कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो सिलेक्ट तो होगा, ये पक्की बात है। लेकिन उनकी जो रैंक जो आनी चाहिए थी वो रैंक नहीं आई। तो आप लोग ऐसी गलती मत करना, ठीक है। तो जहाँ पढ़ रहे हो उसी पे विश्वास करो। जो केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी, बॉटनी जहाँ जा रहे हो, वो टीचर कहीं ना कहीं जो है आपको मेहनत से पेपर बना रहा है। और टीचर खासतौर से एनालाइज तो करता है पेपर को, पिछले वर्षों के क्या ट्रेंड चल रहा है। कोचिंग वाले एनालाइज नहीं करते, वो वहाँ पर ऑपरेटर लगे होते हैं बहुत सारे, उनको बोल दिया एक क्वेश्चन बैंक है 1000 क्वेश्चन की, 2000 क्वेश्चन की, उसी में से बोले 45 का बना के डाल दो, ये 20 क्वेश्चन इसके डाल दो, 20 इसके डाल दो, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए एक तो टेस्ट देना, जहाँ भी पढ़ रहे हो टेस्ट देना शुरू कर लो, क्योंकि अभी भी बहुत कम बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिनके जो टेस्ट नहीं दिए वो चमत्कार कभी नहीं हुआ है। अब हो जाए तो कोरोना में तो बहुत सारे चमत्कार हो रहे हैं, है ना, लेकिन इसके पहले तक अभी ऐसे चमत्कार नहीं हुए कि जिसने एक भी टेस्ट नहीं दिया हो और केवल पढ़ने भर से ही उसका जो है सिलेक्शन हो जाए। टेस्ट जरूर देना पड़ेगा, भले ही कम मार्क्स आए, धीरे धीरे बढ़ा लो आप, है ना, धीरे। अभी तो बहुत टाइम है ना, 4.5 महीने बहुत होते हैं। 4.5 महीने में बहुत अधिक चमत्कार होते हैं, ठीक है। इसलिए पढ़ लो, ये मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। तो एक तो प्रैक्टिस सेट अपना 45 क्वेश्चन के चैप्टर वाइज आपको, जैसे हम स्टार्ट करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन से, तो
यूनिट एंड डायमेंशन का आपको प्रैक्टिस सेट 3 या 4 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे 45 के। प्रैक्टिस सेट बनाने के पीछे भी एक उद्देश्य ये है अपना कि अपन जैसे किताब लगाते हैं, आप लोग पूछते सर कौन सी किताब लगाएं, तो मान लो किसी किताब का नाम ले दिया, ये लगा लो ये लगा लो। तो अब क्या होता है, किताब में जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो क्वेश्चन एक्चुअली शुरुआत में पता चला कोई एक बड़ा टिपिकल क्वेश्चन रख दिया, फिर इजी रख दिया, फिर टिपिकल रख दिया, या जो है कुछ भी कहीं तो भी कैसे भी क्वेश्चन रख दिए, उस चैप्टर से रिलेटेड नहीं है फिर भी रख दिया। तो अगर अपन प्रैक्टिस शुरुआत ही कर रहे हैं तो फिर इसमें बड़ा दिक्कत आती है, क्योंकि मान लो शुरुआत के 10 नहीं बने, 5 नहीं बने, तो आगे के फिर भले ही सरल हों आपसे बनेंगे नहीं। हमने क्या किया है, ये थोड़ा सा आपकी साइकोलॉजी को देखते हुए पहला सेट जो होगा बिल्कुल ईजी होगा। जैसे 45 क्वेश्चन हो सकता है आपके आधे घंटे में ही पूरे बन जाए, देख देख के टिक करना है, कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि अरे इस चैप्टर में तो बढ़िया मज़ा आ गया। फिर दूसरा पेपर उठाया, वो थोड़ा सा उसका लेवल हाई होगा तो वो भी बन जाएंगे। फिर तीसरा पेपर उठाया, तीसरा सेट उठाया, तो लेवल बढ़ता जाएगा। फिर लास्ट वाला जो होगा वो थोड़ा सा हाई लेवल का होगा कि अगर पेपर बहुत टफ बनता है तो हम उसके लिए भी तैयार रहें। तो ऐसे 3-4 सेट हर चैप्टर के अपन ने बनाए हैं, और उसमें लास्ट वाला थोड़ा टफ होगा। और फिर जैसे हर चैप्टर के जैसे पहले यूनिट एंड डायमेंशन हो गया, फिर काइनेमेटिक्स हो गया, फिर आपका मान लीजिए रोटेशनल मोशन है, ग्रेविटेशन है, ये चैप्टर वाइज तो होंगे। फिर 2-2, 3-3 चैप्टर के मिक्स टेस्ट होंगे, मिक्स प्रैक्टिस सेट होंगे, जिससे मैंने मान लीजिए फुल काइनेमेटिक्स ले ली या फुल मैकेनिक्स ले ली। फुल मैकेनिक्स का 3-4 सेट होंगे आपके पास, फिर फुल इलेक्ट्रिसिटी के सेट होंगे, पता चला फुल मॉडर्न फिजिक्स के कुछ सेट होंगे। फिर बाद में फिर प्रैक्टिस सेट के लिए आधी 11th का पूरे 4-5 सेट होंगे, फिर फुल या आधी जो शेष 11th बच गई उसके होंगे। फिर आपके पास हाफ 12th के होंगे, हाफ बाकी की रिमेनिंग जो हाफ 12th है उसके प्रैक्टिस सेट होंगे। फिर पूरी फिजिक्स के, फुल फिजिक्स के कुछ प्रैक्टिस सेट होंगे लास्ट में। तो ये आपको यहाँ बैठ के नहीं करने, ये आपको दे दिए जाएंगे घर पे बैठ के करने। ये टेस्ट नहीं है, ये आपको लेकिन घर पे टेस्ट की तरह देना है, क्योंकि इतने सारे प्रैक्टिस सेट हैं। तो आप उनको घर पे ये टारगेट करिए कि डेली एक प्रैक्टिस सेट या 2 प्रैक्टिस सेट, जितना आपको समय मिले, एक प्रैक्टिस सेट तो कम से कम करना ही है। और जो एक भी नहीं करेगा उसका कुछ नहीं होने वाला। मैं तो कहता हूं कि कम से कम 2 या 3 करो पर डे। 2 या 3 नहीं कर पा रहे तो कम से कम एक प्रैक्टिस सेट तो डेली घर पे लगाना ही है। तो प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा, सॉल्व करो उसको। और कैसे सॉल्व करो, सामने घड़ी रख लो। ऐसे सॉल्व नहीं करना ही, किताब लगा रहे हैं अपन, 10 बन गए, किसी से बात कर ली, फिर 5 कर लिए, फिर सॉल्यूशन देख लिए, फिर 2 और कर लिए, तो पता चला दिन भर में एक पूरा सर हो गया हमारा, है ना। ऐसे नहीं, आप सामने घड़ी रखो और सब घर पे सभी को कह दो कि अब मुझे 1.25 घंटे तक, 1.5 घंटे तक कोई भी डिस्टर्ब ना करे, जैसे एग्ज़ाम में बैठते हैं वैसे। तो सामने घड़ी रख ली, अब अपन क्या कर रहे हैं, उस प्रैक्टिस सेट को पूरा सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व करने के बाद, ठीक है, आंसर नहीं देखेंगे उसके, सॉल्व करने बीच बीच में आंसर नहीं देखेंगे। जब अपन पूरा सॉल्व कर लेंगे तब आंसर देखेंगे कि कौन से हमसे बने हैं, कौन से नहीं बने। अब जो मान लीजिए 45 में से आपसे 30 बन गए और 15 नहीं बने, तो 15 पर टिक कर लो, ठीक है, गोले बना लो। अब उनके सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन की शीट अलग से मिलेगी, उसमें नहीं होगी पीछे, उसकी सॉल्यूशन की किताब अलग से मिलेगी। तो अब सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में देख के ये सोचो कि हमसे ये वाला क्वेश्चन क्या सॉल्यूशन देख के बन रहा है। और मैं यहाँ बीच में एक और बात कहूँगा, आप सॉल्यूशन भी मत देखो। अगर वास्तव में सही ढंग से तैयारी करनी है तो सॉल्यूशन देखना भी बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि सॉल्यूशन देख लिया, अरे ये तो बन ही गया, इसमें क्या था, दूसरा देख लिया, ये भी बन गया, तो सारे बन गए वो तो सॉल्यूशन देख के। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन भी मत देखो, फिर क्या करो, कैसे बनेगा, 15 क्वेश्चन नहीं बने उसकी रेट्रो स्टडी करो। रेट्रो स्टडी का मतलब होता है कि 15 क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कोई यूनिट एंड डायमेंशन का है जो नहीं बना, या किसी उसमें कीवर्ड ढूंढने की कोशिश करो कि ये कौन से चैप्टर का है और कौन सा कॉन्सेप्ट इसमें लग सकता था, कौन सा फार्मूला इसमें लग सकता था जो हमें याद नहीं आया। तो अब आप अपने नोट्स उठाओ
उस नोट्स में उन कीवर्ड्स को छांटने की कोशिश करो। जैसे मान लीजिए कोई काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन है, एक विमीय गति का प्रश्न है। अब उसमें एक विमीय गति के प्रश्न में कहीं त्वरण लिखा है, एक्सीलरेशन लिखा हुआ है, हमने देखा, और उसमें कहीं क्या क्या डेटा दे रखे हैं। कहीं पर मान लीजिए एवरेज वेलोसिटी लिखी हुई है, कहीं पर वो कह रहा है कि ऊपर से ड्रॉप कर रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण की बात आ रही है। तो अब अपन मोशन अंडर, ये समझ में आ गया कि ये वाला सवाल मोशन अंडर ग्रेविटी का है। तो अब अपने क्लास नोट्स निकालो, मोशन अंडर ग्रेविटी की थ्योरी फिर से पढ़ो, मोशन अंडर ग्रेविटी से संबंधित कितने प्रश्न करवाए गए हैं उनको रिवाइज करो, फिर दोबारा उसको करो, बन जाएगा 100%। इससे क्या होगा कि वो अकेला एक क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। आप जब उसकी थ्योरी पढ़ रहे होंगे ना, उसके सवाल, उस सवाल को सॉल्व करने के लिए उसकी थ्योरी, उसके कॉन्सेप्ट, उसके फॉर्मूले लगा रहे होंगे, तो 10, 20, 50 सवाल के लिए थ्योरी और तैयार हो गई आपकी। अब उस जैसे आगे जब किसी सेट में क्वेश्चन मिलेंगे तो वो 100% लग जाएगा। तो ऐसी स्टडी करनी है आपको, सॉल्यूशन देखने की बजाय आप रेट्रो स्टडी करो। मतलब ऐसा भी मत करो कि जब हम सवाल करें तो अब सारे इसके पूरी थ्योरी एक तरह से फिर से पढ़ लें, फिर दोबारा सवाल करेंगे, तो इसमें तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि आप पूरी थ्योरी तो पढ़ ही चुके उस चैप्टर की। हाँ, थोड़ी सी रिवाइज ज़रूर कर सकते हैं कि मुश्किल से आधे घंटे में जल्दी जल्दी फास्ट रिवाइज कर लो, फॉर्मूले आप याद कर लो, ठीक है। उसके बाद उस प्रैक्टिस सेट को लगाने बैठो। अब जो 15 क्वेश्चन नहीं बने, 10 क्वेश्चन नहीं बने, उनमें भले ही आप 2 घंटे दो फिर से उसकी थ्योरी पढ़ने में, उसको समझने में, ठीक है। ऐसे करोगे ना तो पुरानी जो थ्योरी है, जो आपकी कमजोरी है, क्योंकि कमजोरी क्या है, जो क्वेश्चन नहीं बने वही तो कमजोरी है ना। और जो क्वेश्चन नहीं बने उन्हीं की थ्योरी अपने समझ में नहीं आ रही, या उन्हीं के कॉन्सेप्ट हमारे समझ नहीं आ रहे, तो उन्हीं को अगर अपन ने पढ़ लिया तो ऐसे अगर हर सेट में करेंगे तो आप देखना महीने भर में जो आपकी कमजोरी है वो बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रांग हो जाएंगे उन चैप्टर्स में। क्योंकि अभी आपको खुद ही नहीं पता कि हमारी वास्तव में कमजोरी क्या है। आपसे पूछें, किसी से पूछें कि बताओ कौन से टाइप के सवाल नहीं बनते हैं, तो ऊपर पंखे गिनोगे कौन से नहीं बनते, है ना। क्योंकि हमें पता ही नहीं है कौन से बनते हैं, कौन से नहीं बनते, क्योंकि कभी हमने किए ही नहीं है। तो पता कैसे चलेगा कि कौन से टाइप के सवाल नहीं बनते? प्रैक्टिस सेट जब लगाओगे तभी तो पता चलेगा ना। 45 में से 40 बन गए, 5 कौन से टाइप के नहीं बने, वही हमारी कमजोरी है। उसकी थ्योरी दोबारा पढ़ो, उसके कॉन्सेप्ट दोबारा पढ़ो, ना कि पहले से ही पूरी पढ़ के फिर क्वेश्चन लगाओ। उल्टे पहुंचो ना। यानी इस समय रिवीजन के समय रेट्रो स्टडी करनी चाहिए, यानी क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट और थ्योरी पर पहुंचना है, ना कि थ्योरी से क्वेश्चन पर। थ्योरी से क्वेश्चन पर पहुंचने हैं रेगुलर बैच में, ठीक है। रिवीजन में उल्टा करना चाहिए। जो शुरू से पढ़ रहा है उसको तो पहले थ्योरी बतानी पड़ेगी, तभी तो क्वेश्चन बनेगा। अब थ्योरी तो पढ़ी चुके साल भर, अब क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन से फिर जो नहीं बन रही उसकी थ्योरी द्वारा रजिस्टर में करो। तो एक तो ये हो जाएगी, प्रैक्टिस सेट वाली बात हो गई। फिर टेस्ट सीरीज़ जो अपनी चल रही है, टेस्ट सीरीज़ में हम क्या करेंगे कि आपके एक तो करंट का टॉपिक जो चल रहा होगा वो है, जब तक सिलेबस नहीं ख़त्म हो जाता तब तक आपके जो करंट के टॉपिक हैं, जैसे अभी मान लीजिए इस संडे को कौन सा बोला था आपको, बोलो, वेव ऑप्टिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स हमारी अभी चल रही है, ठीक है। तो आज वैसे ख़त्म हो गई, और कुछ चैप्टर मैंने इसके मिला दिए। अभी इसमें तो वेव ऑप्टिक्स का मिलाया है, आगे हम जो पुराने चैप्टर हैं, जो प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे होंगे, उनके इसमें मिला देंगे। जैसे मैं पहले से ही बता दूंगा कि आपके ये इस संडे को जो टेस्ट होंगे, क्योंकि आपके पास मान लीजिए जैसे अगले संडे की बात करें तो आपके पास 6 दिन होंगे, 6-7 दिन होंगे। तो उन 6-7 दिन में आप क्या करोगे, कम से कम 7 प्रैक्टिस सेट तो लगा ही सकते हो। एक संडे एक दिन में एक लगाना है तो मान लो यूनिट एंड डायमेंशन के 4 हुए, काइनेमेटिक्स का 4 हुए, तो आप कम से कम यूनिट एंड डायमेंशन और काइनेमेटिक्स के 7 प्रैक्टिस सेट लगा लोगे। उन 7 प्रैक्टिस टेस्ट, आधे क्वेश्चन उस प्रैक्टिस सेट से आएंगे जो 7 आपने लगा लिए हैं, और आधे क्वेश्चन जो करंट में टॉपिक चल रहा होगा उससे आएंगे। तो इस तरीके से इस स्ट्रेटजी को हमें फॉलो करना है, ठीक है। और ऐसा अगर करेंगे तो 100% मैं बता रहा हूँ आपका सिलेक्शन होगा।
बस दिक्कत ये होती है कि मैं बोलता तो रहता हूँ, अब कम ही बोलता हूँ, लेकिन अब जब बोलता हूँ तो वो बहुत काम की बात बोलता हूँ, है ना। तो जो काम की बात बोल रहा हूँ तो उसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो 100% सिलेक्शन होगा, नहीं तो अगली बार फिर बोलूँगा मैं, है ना। तो आप चाहते हो कि एक ही बार सुने, फिर मेडिकल कॉलेज में सुनेंगे, तो आप मेहनत करना शुरू कर दो, ठीक है ना। और जो मैंने 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए बोला था, या जो है बहुत सारे जो वो क्रैश कोर्स स्टार्ट होगा, क्रैश कोर्स की भी डेट अनाउंस कर रहे हैं, तो वो ज़्यादातर नए बच्चों के लिए होगा। आप लोग चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज़ बहुत सारे क्वेश्चंस तो मैं उसके आपको रेगुलर बैच में करवा ही चुका हूँ। तो एक क्रैश कोर्स ज़रूर एक शाम को स्टार्ट होगा। क्रैश कोर्स में थोड़ी सी थ्योरी और कोई बच्चा, अब क्या है, जैसे बहुत सारे बच्चे नए बैच के लिए आएंगे, तो अब कोई तैयारी नए बैच के लिए, अगस्त में तो बैच बनेगा, अगस्त में तो एग्ज़ाम ही है, फिर रिज़ल्ट का वेट करेंगे बच्चे, तो क्या सितंबर में बैच बनाओगे अगले वर्ष के लिए। तो बहुत सारे बच्चे जो 12th के साथ तैयारी कर रहे हैं, 11th से 12th में आएंगे, या बहुत सारे बच्चे जो ड्रॉपर हैं, वो इस बार उनको लगता है कि इस बार तो हमारी तैयारी नहीं हुई है, ज्वाइन ही नहीं किया कई बच्चों ने कोरोना के कारण। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गांव में बैठकर ही या इधर उधर शहर में कोरोना के कारण वो ग्वालियर आए ही नहीं, या बैच में कहीं ज्वाइन किया ही नहीं। तो ऐसे बच्चों के लिए अब चूँकि नया सेशन शुरू हो रहा है, तो वो वहाँ से रेगुलर बैच की तरह वो वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल नया। आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग तो पढ़ ही चुके सारी चीज़ें, फिर भी आप लोगों में से किसी को लगता हो तो कर सकता है, ठीक है ना। तो उसकी आपको कहानी बाद में बता देंगे कैसे क्या होगा। अभी तो जो मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज़, ठीक है, इनको अच्छी तरह करना स्टार्ट कर दो। और अभी शाम की ज़रूरत नहीं है क्लास की, क्योंकि अब चूँकि काफ़ी समय है अपने पास, तो पूरा सिलेबस आसानी से बिफोर एग्ज़ाम के बिफोर 2 मंथ अपना पूरा हो जाएगा, ठीक है। और आप लोगों के जो सजेशन होंगे वो आप बताते रहना, तो मैं कुछ और चेंज कर लूँगा उसमें, ठीक है। क्या मेजर टेस्ट सीरीज़, हाँ उसकी भी अपन कोशिश कर रहे हैं, पिछले साल भी की थी, इस साल भी हम करते हैं। चलो इतना कर लो, ठीक है। बेटा अकेले बच्चे कह रहे हैं सर आप डेली बोला करो, तो क्या होता है कि डेली, अब कितने मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, और 15 मिनट में डेली बोलूँगा तो सिलेबस कब होगा, तो फिर अगस्त में सिलेबस होगा। तो इसलिए महीने में एक आध बार तो चलता है। और हकीकत ये है कि मोटिवेशन जो होता है ना, जो फालतू में मोटिवेशन लेक्चर यूट्यूब पर तमाम पड़े रहते हैं या देते रहते हैं लोग बाग, कुछ नहीं होता उनसे। वो केवल 10 मिनट के लिए हवा भर जाती है, 10 मिनट के लिए हवा भर जाती है, 10 मिनट बाद फिर ख़त्म। गुब्बारे में हवा भर जाती है ना, वैसे 10 मिनट तक बोल रहे हैं, वो चिल्ला के जो है मोटिवेट कर रहा है, हाँ सर अब तो जो है हिमालय से कूद जाएंगे और ये वो पता चला हिमालय से कूदे चाइना में गिरे। तो मोटिवेशन से कुछ नहीं होता, सेल्फ मोटिवेशन से सब कुछ होता है। अगर आपके अंदर फायर है कि मुझे जो है करना ही है चाहे कुछ हो जाए, ठीक है, तभी आप कर सकते हो। मेहनत है तभी कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए एक सामान्य सा स्टूडेंट है, उसको मोटिवेट कर दो और उसको आता जाता कुछ नहीं है, या सपोज मैं ही हूँ, मुझे कोई मोटिवेट करे कि आप ऑपरेशन कर दो एक हार्ट का, और आप कर सकते हो जो मैंने कि ला भैया किसको चीर फाड़ कर कभी कर देता हूँ मैं, मर जाएगा बेचारा। तो ये इसमें मोटिवेशन कहाँ काम आया, स्किल काम आती है, मोटिवेशन काम कभी नहीं आता। मोटिवेशन तो हवा भरती है बस, ठीक है ना। तो स्किल डेवलप करो, सेल्फ मोटिवेट हो, वो ज़्यादा अच्छा है।